बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत ही रिलेवेंट सा चैप्टर है ये। आज की सबसे बड़ी जो समस्या है वो हम उसका जिक्र करेंगे आज, और वो समस्या है वृद्धों की समस्या, वयोवृद्धि की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग अंग्रेजी में बोलते हैं। बच्चों, मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में वो निवास करता है। सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी के समाज की व्यवस्था और अव्यवस्था, संगठन, विघटन आदि के लिए समाजशास्त्रियों ने बहुत अध्ययन किया, और अध्ययन समाजशास्त्री जो है इसके में अभी भी जुटे हुए ही हैं। बच्चों, सामाजिक संगठन और उसको निर्मित करने वाली संस्थाएं दो समूह हैं जिनकी चर्चा अपन ने पहले की, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह जो है इनके ये क्या करते हैं, मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने का काम करते हैं। ऐसा अपन ने पहले भी पढ़ा। वयोवृद्धि का अर्थ क्या है? एक ऐसी अवस्था, वयोवृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन में, उसके साथ साथ व्यक्ति की कौन कौन सी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाती है, और अंततः ये समस्याएं हमेशा जो है व्यक्ति के जीवन में चलती रहती हैं, धीरे धीरे आती हैं और एक विकराल रूप धारण करती हैं। ये प्रक्रिया व्यक्ति को जवान से वृद्ध की ओर ले जाती है और अंततः व्यक्ति यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होता है। बच्चों, ये समस्या जो है वो बहुत कहना चाहिए आज के संदर्भ में बहुत रिलेवेंट है। इसका अध्ययन करना ज़रूरी है और इसको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा इग्नोरेंट जो व्यक्ति है वो है बूढ़ा व्यक्ति। तो अब ये बूढ़ा या वृद्ध व्यक्ति कौन है, इसकी चर्चा हम सबसे पहले करेंगे। वयोवृद्धि, जैसा कि इसका शब्द है, हिंदी शब्द वयोवृद्धि और अंग्रेजी में बोलते हैं एजिंग। बच्चों, हिंदी में इस वयोवृद्धि के प्रक्रिया के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आयुर्वृद्धि, कालिक्षय, काल प्रभावन, जरण आदि। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बात करें तो हम कहते हैं उम्र का बढ़ना, बढ़ती आयु, बूढ़ा होना आदि आदि। एजिंग या आयुर्वृद्धि शब्द का प्रयोग एक अवस्था के रूप में भी किया जाता है, जैसे बुढ़ापा, प्रौढ़, बूढ़ा, परिपक्वता, वृद्धावस्था, जीर्णावस्था आदि। बच्चों, हम बात करेंगे आज सांस्कृतिक मानवशास्त्र के लिए जरण, काल, गणना और वयोवृद्धि आदि शब्द इसमें यूज करे हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करें वयोवृद्धि का अर्थ। ये तो एक जनरल बात की हमने। अब समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते अगर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे वयोवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है जो जीव, मतलब जब से बच्चा जन्म लेता है तब से शुरुआत होती है, जो जीव में क्रमिक परिवर्तन लाती है, जिससे जीव में धीरे धीरे कमजोरी, बीमारी, मृत्यु के खतरा आदि बढ़ने लग जाता है। ये प्रक्रिया एक कोशिका, किसी अंग या प्राणी के संपूर्ण वयस्क जीवन काल में घटित होती है। बच्चों, ये क्या करती है, ये शरीर में के जैविक कार्यों को अनुकूलन कर रही थी शुरू में, वो धीरे धीरे इस आयु वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, शरीर में अनुकूलन करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, गिरावट आने लग जाती है। कुल मिलाकर हम कहें तो हम कहेंगे आयु बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों, स्मरण एवं प्रतिरक्षा शक्तियों में गिरावट आना, जैसे बालों का सफ़ेद हो जाना, त्वचा पर रिंकल्स आ जाना, झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल झड़ जाना आदि आदि। महिलाओं में भी ये प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तो मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति के बाद ये तेज हो जाती है। इस आयुर्वेदी की प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें जैविक परिवर्तनों के कारण मानव जीवन के अंतिम वर्षों में अनेक व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती चली जाती, क्योंकि व्यक्ति की सोच में बदलाव होता है। न केवल व्यक्ति की में
बल्कि उससे जो भी सरोकार रखते हैं उनमें सब में उसके प्रति एक अलग सोच होती चली जाती है। अब बात आती है वयोवृद्धि के बाद, अगर हम बात करें तो हम कहेंगे इसमें कौन सी ऐसी समस्या है। तो समस्याओं का जब जिक्र करते हैं बच्चों, तो आप अपने आजू बाजू घर के और अपने घर में भी इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। वृद्धों की पीढ़ी में अनेक प्रकार के संघर्ष देखे जा सकते हैं। खास करके भारतवर्ष में वृद्धों की स्थिति ज़्यादा कष्ट में है। कारण क्या है? हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति जो है वो हमारी सोच अलग ढंग से डेवलप करती है, जिसके कारण हमें हर चीज़ जो है अलग तरह से लगने लगती है। अगर हम विगत वर्षों की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और जैसे ही वृद्धों की संख्या जो है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो रहा है। जनसंख्या बढ़ने में हम देखें तो एक स्टेटमेंट आया था एक बार अखबार में, उसमें था कि आने वाले समय में सफ़ेद बाल वाले लोगों की संख्या सड़क पर ज़्यादा देखी जाएगी, है ना। इस तरह का एक कोटेशन सा था, मैंने कहीं पढ़ा था। तो आज अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि एक तरफ ठीक है जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि किसकी हो रही है? अब एजिंग वाली बात करेंगे हम। तो वृद्ध होना ही अपने आप में एक संघर्ष है। वृद्ध लोग बदलती हुई परिस्थिति में अपने आप को ढालने और अनुकूलन करने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि उनका जो पालन पोषण हुआ था वो कल्चर एक अलग तरह की थी, और आज की कल्चर थोड़ी डिफरेंट टाइप की। इसलिए उनको क्या हो रहा है, समस्याएं लगती हैं कि बदलाव लाना, और ये सब परेशानी करती है। वृद्धों के प्रति पूर्वाग्रह एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। बच्चों, आज वृद्ध लोग क्या है, स्वयं और दूसरी छोटी पीढ़ी के लोगों के साथ, पीढ़ी के लोग जो वृद्ध लोग कहते हैं उसको क्या सोचते हैं कि ये हमारा अपमान कर रहे हैं। वाकई अगर हम देखें तो ये एक अपमानजनक सा शब्द लगता है, और इसके कारण धीरे धीरे जो सम्मानीय भाषा है उसका व्यवहार जो है बदलता है। और ऐसी स्थिति में वृद्ध, वयोवृद्ध, बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक जैसे शब्दों से उन्हें संबोधित किया जाता है। सामान्य बोलचाल और व्यवहार में हम उन लोगों को क्या कहते हैं? वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, जिन्होंने एक आयु विशेष जैसे ही पार की, आयु की सीमा को पार किया, तो हम उनको वृद्ध मान लेते हैं। बच्चों, ये आयु सीमा जो है हमारे यहाँ 60 वर्ष मानी जाती है, जबकि विदेशों में, विकसित देशों में इस आयु को 65 वर्ष माना जाता है। मतलब 65 वर्ष से वृद्धावस्था शुरू होती है विदेशों में, और अपने यहाँ कितने वर्ष में शुरू हो जाती है? 60 वर्ष में। वृद्धावस्था एक ऐसी जटिल अवस्था है, एक कालक्रमिक प्रक्रिया है जिसमें जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष आ जाते हैं हमारे। वयोवृद्धि की प्रमुख समस्या समाज में सामंजस्य स्थापित करना। जो वृद्ध सामाजिक परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, उनको वृद्धावस्था अभिशाप नहीं लगती है, कष्टमय नहीं लगती है। कष्टमय तब लगती है जब वृद्ध व्यक्ति परिस्थिति के साथ साथ अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं। वृद्ध की परिस्थिति को वृद्धों की जो परिस्थिति है इसको प्रभावित करने के लिए आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, आर्थिक समस्याएं आदि को महत्वपूर्ण माना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाती है। बच्चों, पीढ़ी संघर्ष में सबसे अधिक संघर्ष वृद्धों को ही करना होता है। वृद्ध व्यक्ति के सामने मुख्यतः शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं प्रमुख मानी जाती है। कारण ये है, स्पष्ट ये है कि व्यक्ति में जैसे ही बदलाव आने लगता है, उम्र जैसे 60 के पार होता है, वो सेवानिवृत्ति आ जाती है, उसके बाद घर में सदस्यों का व्यवहार थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसकी जीवनचर्या बदल जाती है, और धीरे धीरे वो स्वयं को कटा सा अनुभव करने लगता है। तो कुछ समस्याएं तो वो खुद अपने आप ही पैदा कर लेता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब वयोवृद्धि के लक्षण की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो कुछ लक्षण हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अभी। पहला है, जैसे जैसे व्यक्ति का बाल्यावस्था में से विकास होता है तो उसके शारीरिक क्षेत्र में परिवर्तन आते हैं, जो आप सब जानते ही हैं।
विभिन्न पीढ़ियों में प्रजनन क्षमता की प्राप्ति और बाद में इसका पतन होना शुरू हो जाता है। शारीरिक शक्ति में वृद्धि और फिर पतन होना शुरू होता है। कोशिका एवं कार्यों की शक्ति में पहले वृद्धि होती है जब जवान होता है वो, और जैसे जैसे इस उम्र की तरफ बढ़ता है, वयोवृद्धि की ओर आता है, तो क्या हो जाता है, ये शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इस प्रकार युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में रोगों से संबंधित अल्पता से अधिकता की ओर अग्रसर हो जाता है। मतलब जैसे एक व्यक्ति युवावस्था और प्रौढ़ावस्था तक होता है तब तक वो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें उसके शरीर में प्रवेश करने लग जाती है। दूसरा लक्षण जो है वो है बाल्यकाल में वृद्धावस्था तक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निम्न स्थितियाँ देखी जा सकती थी, परंतु आज व्यक्ति बोध क्षमता का विकास करता है, जीवन लक्ष्यों और आत्म पहचान की प्रक्रिया से गुजरता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वृद्ध होता जाता है व्यक्ति, उसके जीवन लक्ष्य अल्प और संकुचित हो जाते हैं, क्योंकि ये लक्ष्य धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। तो लक्ष्य जब कार्य क्षमता कम हो जाती है तो लक्ष्य धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, सिकुड़ने लग जाते हैं, और तब उसकी परिस्थिति और जीवन उसे नकारात्मक सा प्रतीत होता है। जैसा बच्चों मैंने स्टडी की थी पीएचडी में, मेरा टॉपिक था वृद्धावस्था में भूमिका तनाव एवं समायोजन के प्रतिमान। तो मैंने जब लोगों से इंटरव्यू किए तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि नहीं, ये तो बहुत कॉमन बात है, आँखों से कम दिखना, ठीक है, वृद्ध होंगे तो होगा ही। मैंने बोला आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो हाँ ठीक है, ये तो होगा ही, ये तो उम्र का तकाजा है। तो वो लोग जो नॉर्मल इस तरह की बात ले रहे हैं कि हाँ ये तो होगा ही, सांस का उठाव होगा ही होगा, तो ये सारी चीज़ें जो ले लेते हैं वो तो इसको सामान्य रूप में जी लेते हैं। जहाँ नकारात्मकता आ जाती है वहाँ उस वो जो है व्यक्ति अपने आप को समाज से, परिवार से कटा कटा अनुभव करने लग जाता है और अपने आप को नकारा सा महसूस करने लग जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक क्षेत्र में जब विस्तार और संकुचितता, वृद्धि और ह्रास विभिन्न आयामों में देखा जाता है। व्यक्ति जब युवा होता है तो या वयस्क होता है तो सामान्य क्षेत्र में उसके पारस्परिक क्रियाकलाप के क्षेत्र, व्यवसाय, विभिन्न कार्य, विवाह, परिवार का पालन पोषण और वृद्धि आदि में वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में वृद्धों को क्या होता है, शिकायत होने लगती है। वह अनेक सामाजिक संगठनों का सदस्य बनता है क्योंकि उसको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। जैसे जैसे वह 1.5 पीढ़ी की ओर अग्रसर होता है वैसे वैसे उसके विभिन्न क्षेत्रों में जिम्मेदारियाँ, कार्यकलाप, गतिविधियाँ, अनुभविक क्रियाओं आदि में वृद्धि होती चली जाती है। और अंततः जब वो वृद्ध पीढ़ी में वृद्धावस्था की ओर पहुंचने लगता है तो ये भूमिकाएं धीरे धीरे उसकी क्या हो जाती है, बहुत ही कम या समाप्त होने लग जाती है। ऐसे स्थिति में उसको अपनी शक्तियों को कम होना, जिम्मेदारियों से मुक्त होना, ये सारे जो है वो मुक्त होने लगता है। तो इस प्रकार से युवा पीढ़ी, प्रौढ़ पीढ़ी और वृद्ध पीढ़ी में सामंजस्य की क्षमता में वृद्धि और ह्रास देखे जा सकते हैं। मतलब जैसे जैसे कार्य क्षमता कम होगी, काम कम हो जाएंगे, तो व्यक्ति में एडजस्टमेंट की क्षमता में वृद्धि होने लगेगी, और नहीं होती है, पतन होता है, तो वो अपने आप को समाज से कटा कटा अनुभव करने लग जाता है। बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो है समाज जो है, इसमें विभिन्न पीढ़ियों और उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षमताओं के अनुसार कर्तव्य और अधिकार जब प्रदान करता है तो जिनका क्रम अधिकता से क्या हो जाता है, न्यूनता की ओर अग्रसर होता है। जब न्यूनता की ओर अग्रसर होता है तो फिर उसको समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। हम बात करेंगे अब सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं वयोवृद्धि। बच्चों, मानव इतिहास में बहुत बार परिवर्तन की स्थितियाँ आई हैं, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। सामंजस्य की समस्या इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों में जब हम देखते हैं तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आया है। अब कुटीर उद्योगों का स्थान औद्योगिक ढांचों ने ले लिया है और इसलिए जिसको समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री कहते हैं, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण, इस घटना के कारण सभी पीढ़ियों का पर प्रभाव पड़ा है। विभिन्न पीढ़ी संघर्ष की स्थिति से गुजर रही हैं। शिशु पीढ़ी के पालन पोषण में अंतर आया है।
आज माँ की जगह, क्योंकि पति और पत्नी दोनों कमाने जा रहे हैं, तो आज माँ की जगह आया या क्रैच में उसका पालन पोषण हो रहा है। फिर जहाँ दादा दादी के हाथों में बच्चा पल रहा था वो क्रैच में जा रहा है, तो उसके पालन पोषण डिफरेंट हो गया है। युवा पीढ़ी के जीवन के तरीके बदल गए हैं। फास्ट फूड खाना, बाहर मनोरंजन के साधनों के लिए बाहर जाना और दोस्तों में ज़्यादा रहना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपर्क में रहना, फिर संतानों एवं वृद्धों के प्रति उत्तरदायित्व में भी परिवर्तन आया। अब क्या हो गया है, बच्चे जो है वृद्धों के प्रति उत्तरदायी जो है वो कम होते जा रहे हैं। सबसे अधिक प्रभाव आधुनिकीकरण का प्रभाव भी वृद्ध पीढ़ी पे आया है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, औद्योगिकरण बढ़ा है, तो गाँवों से लोग शहरों के आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में बच्चों हम देखते हैं कि जनसंख्या में वृद्धों के अनुपात में वृद्धि हुई है, जन्म दर में गिरावट आई है। मतलब अब बच्चों के जन्म लेने की जनसंख्या कम हुई है। महिलाओं की शिशु जन्म दर की औसत काफ़ी घटी है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो रही हैं, लेकिन जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में अधिक तेज़ी से कमी आई है। इससे क्या हो गया, जब तक इनमें संतुलन नहीं हो जाता है तब तक ये संकट की स्थिति बनी रहेगी। वर्तमान में जन्म दर कम घटी है और मृत्यु दर अधिक घटी है। मतलब जिस जनसंख्या जितनी तीव्र गति से नहीं घटी है, उससे ज़्यादा मृत्यु दर घटी है। कारण क्या है, सारी बीमारियों के इलाज होने लग गए हैं, इसलिए मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो गई। तो जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उतने बच्चे ही जिंदा हो रहे हैं। पहले एक माँ 5-5, 10-10 बच्चों को जन्म देती थी और 1, 2, 3 बच्चे जिंदा रह पाते थे। अब ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये सारी बात। और आज के लिए बच्चों इतनी ही बात करेंगे। हम कल फिर मिलेंगे और कल निर्भरता का अनुपात की चर्चा हम करेंगे कि वृद्ध किस तरह से किस किस उम्र में आते आते दूसरों पर निर्भर होने लगते हैं और किस हद तक हो जाते हैं। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।